तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 9 जो हमारा चल रहा था लास्ट क्लास में, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन समझे थे जिसके बेस पर आपको 9 क्वेश्चन करने थे, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन 8 समझाता हूँ। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इम्पोर्टेंट भी है और इसके अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 2 बार यूज हो रहा है, तो मैं इसको समझाना चाहता हूँ आपको, तो इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सबके सब बच्चे अपनी बुक में एक बार रीड करेंगे। आ स्टैच्यू, एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल, यानी कि 1.6 मीटर लंबा है स्टैच्यू, जो खड़ा हुआ है पेडेस्टल पर। पेडेस्टल पर खड़ा हुआ है यानी कि नीचे एक ऐसी जगह बना रखी है जिसके ऊपर स्टैच्यू खड़ा हुआ है। पेडेस्टल नीचे बना रखा है, उसके ऊपर स्टैच्यू खड़ा हुआ है 1.6 मीटर का। तो सपोज इन केस ये पेडेस्टल है, ठीक है, और ये इसका टॉप है और इस टॉप से ऊपर एक स्टैच्यू बना हुआ है 1.6 मीटर का, ठीक है जी। यहाँ तक पेडेस्टल है और यहाँ ये टॉप है, इस टॉप से ऊपर तक यहाँ तक 1.6 मीटर टॉल एक स्टैच्यू बना रखा है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, यानी कि देखो ये टॉप है स्टैच्यू का, इस टॉप से नीचे तक आओ एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये इसको इससे मीट कर दो, तो ये हो गया पूरा का पूरा 60 मीटर, 60 डिग्री, सॉरी नॉट मीटर, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, अब ये पेडेस्टल का टॉप से, ये देखो ये पेडेस्टल का टॉप, तो ये जो पेडेस्टल का टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये जो लाइन है ये 45 डिग्री की खींची है, ठीक है। ये थोड़ी गलत लाइन खींच गई है लेकिन आप देख लें। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल यानी कि ये है, इधर से लेकर इधर तक की हाइट हमको निकालनी है, जिसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। चलो अब हमारे पास ये हो गया, अब इसको नामकरण कर लेते हैं A, B, C एंड D। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं हाइट ऑफ द स्टैच्यू इक्वल टू 1.6 मीटर, और अगर मैं बात करूं एंगल ACB की, एंगल ACB की जो कि 45 डिग्री है, एंड एंगल ACB और DCB ये हमारे पास है 60 डिग्री, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, एक ACB और एक DCB। अब मैं बात करूं सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC वी हैव ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो हमको क्या फाइंड करना है जी, हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है जिसको हमने x माना है, और BC क्या हो गया, बेस हो गया। तो अभी इसको हम BC को कुछ नहीं देखते हैं, पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल का ये एक मूल मंत्र लिख लेते हैं, ठीक है, CST, तो P/B, हमें इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो हाइपोटेन्यूज है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस वाले डायग्राम या इस वाले क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने इसका कुछ भी नहीं करना है, तो हमें निकलेगा, हमारा निकल के आएगा बेस। क्योंकि अगर मैं DCB की बात करूं तो DCB के अंदर BC रिलेट कर रहा है, ABC के अंदर भी BC रिलेट कर रहा है, जबकि DCB के अंदर AC का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमको इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसका इसलिए मतलब है, BC का इसलिए मतलब है क्योंकि DCB के अंदर भी BC इन्वॉल्व है। बात समझ गए? तो चलो ये हो गया क्या, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। तो 1045 AB अपॉन में 20,
ठीक है, ए बी अपॉन में बी सी। ए बी क्या है, हमने उसको x माना हुआ है, बी सी हमें नहीं पता, तो बी सी की जगह हम बी सी लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1। तो बी सी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बी सी बन जाए, बी सी और x का x रह जाएगा। मैं एक बार यहाँ पर x की जगह h लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ x ना मान के h लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा रिलेट करेगा आगे चलकर, वो समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने इस x को बदल के h कर दिया, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू h हो गया, यानी कि बी सी जो है वो हाइट के इक्वल है, या फिर मैं बात करूँ जो बी सी है वो इसमें ए बी के इक्वल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल डी सी बी, डी बी सी या डी सी बी, डी बी सी लिख लो क्योंकि 90 डिग्री यही बना रहा है। इसमें भी हम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लेंगे, यानी कि 10 60, तो डी बी अपॉन में बी सी। चलो 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू डी बी, देखो क्या बन के मिल रहा है 1.6 प्लस एच अपॉन में बी सी को, बी सी क्या है एच, बी सी किसके इक्वल था एच के, तो मैंने बी सी की जगह लिख दिया एच। बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो h को जब √3 से करूँगा तो √3h आ जाएगा और 1.6 प्लस h आ गया, √3h, ये प्लस वहाँ जाके माइनस h 1.6। अब देखो मैंने h यहाँ पर कॉमन लिया, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, h को यहीं छोड़ दूंगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, सोल्व कर दो, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, 1.6 को √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़, मैंने मतलब अभी ऐसे ही लिख दिया, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया। और नीचे वाला हमेशा फॉर्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी का, जिसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको अभी तक एज इट इज छोड़ देंगे, 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर से रूट कट गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 माइनस 1। अब दिख रहा है आपको, पहले नहीं दिख रहा होगा लेकिन अब दिख रहा है, स्क्वायर से रूट काट दिया और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो अब हमारा आंसर जो आया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 में से 1 गए 2, 2 से ये कैंसिल हो गया 0.8। अगर मैं बात करूं हाइट ऑफ पेडस्टल तो आंसर आया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होना था, जो कि मैंने आपको समझा दिया। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 10, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से जितने भी क्वेश्चन है, ये आप गांठ बांध लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 अब देखते हैं। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं, आप डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो। 2 पोल हैं इक्वल हाइट के, जो आमने सामने एक दूसरे के खड़े हुए हैं। तो ये पोल एक हो गया, ये एक पोल ये हो गया, आमने सामने खड़े हैं सेम हाइट पर। विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि जो दोनों की जो दूरी है वो 80 मीटर की है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक 60 डिग्री का, एक 30 डिग्री का। तो चलो जी, अगर 60 डिग्री का होगा तो थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा, और जो 30 डिग्री का होगा वो इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा दूर जाकर, ठीक है। हालांकि और ये थोड़ा सा और वाइड बनना था इस तरीके से, लेकिन ये बन नहीं पाया, और ये थोड़ा सा और छोटा कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। ये था 30 डिग्री, एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। अब हमें फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ओके, देखो जी, ये एक पॉइंट है और ये पूरा एक जो लंबा सा है वो तो 80 है, लेकिन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितनी मीटर दूरी है और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितने मीटर की दूरी है, ये बताना है।
और हाइट ऑफ द पोल्स। हाइट ऑफ द पोल्स, इसको h मान लो, इसको h मान लो, ये निकालनी है। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर ये पूरा का पूरा 80 है तो इतना पार्ट क्या मैं 80 माइनस x लिख सकता हूं? यानी कि अगर मैं किसी भी एक को x मान लूं, सपोज इन केस मैंने इसको इस वाले पार्ट को बड़े वाले पार्ट को मैंने x माना, तो मैं इस बड़े वाले पार्ट को x माना है, तो इस 80 में से इस बड़े वाले पार्ट को माइनस कर दूंगा तो ये छोटे वाला डिस्टेंस निकल जाएगा ना, जो 60 डिग्री का डिस्टेंस है। तो मैंने इस वाले पार्ट को x मान लिया, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x। तो ये वाला x हो गया और ये वाला 80 माइनस x हो गया, क्योंकि मुझे दोनों का अलग अलग डिस्टेंस भी फाइंड करना है। बात समझ में आ गई? दो पोल दे रखे थे, जो इनका वाइड था, दो पोल का जो डिस्टेंस था, दूरी थी, वो 80 मीटर की थी। ठीक है, दो एंगल दे रखे, एक 60 डिग्री का, एक 30 डिग्री का। तो मैंने पास मतलब कि थोड़ा छोटे से वे में 60 बना दिया, थोड़ा स्प्रेड करके 30 बना दिया। एक्चुअल में होता भी ऐसे ही है। अब हमें जो फाइंड करना है वो दोनों की दूरी, जो पॉइंट है, दोनों के पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है। तो मैंने इस वाले पार्ट को x मान लिया और ये वाला ऑटोमेटिकली 80 माइनस x हो गया, और मुझे दोनों के पोल्स की हाइट भी फाइंड करके दिखानी है। चलो, यहाँ तक समझ में आ गई। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो इसको पहले नामकरण कर लेते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E। ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को करना। इन ट्रायंगल CDE, V है, CDE मतलब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। मुझे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, मतलब परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है मुझे इसमें भी हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें भी 1030 निकलेगा, 1030 P अपॉन में B, यानी कि DC अपॉन में CE। 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, और DC हमारे को नहीं पता, h मान लेंगे। CE तो हमने x माना था, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू निकल के आ गई √3h। x की वैल्यू निकल के आ गई √3h। बात समझ में आ गई जी। अब दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABE। AB अपॉन में BE इज इक्वल टू 1060 डिग्री। AB अपॉन में BE, AB क्या है h, BE क्या है 80 माइनस x, और 1060 क्या होता है √3 के इक्वल, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। h को 1 से किया, h 1 जा h, √3 को यहीं छोड़ेंगे, 80 माइनस x। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया है, जैसे जैसे मेरे पास कंडीशन थी वैसे वैसे मेरे को मिल गया है। अब देखो ध्यान से समझना, ये है h इक्वल टू √3 80 माइनस x। मैं इस पूरे को सोल्व करके दिखा रहा हूं, उसको ढंग से देखना। h को यहीं छोड़ा, √3 इंटू 80, तो 80 √3 माइनस √3x। ठीक है जी। h, ये 80 √3 यहां पर क्या कर रहा है जी, या एक काम करो, √3x माइनस का वहां जाकर √3x प्लस का हो जाएगा, और 80 माइनस √3 ये प्लस h वहां जाके माइनस h। x को यहीं छोड़ दिया, 80 √3 माइनस h अपॉन में √3, x को यहीं छोड़ दिया। अब x को यहाँ छोड़ने का एक मकसद था, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू है √3h, तो मैंने x को सिंगल छोड़ दी। यहाँ पर भी मैं वैल्यू पुट कर सकता था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने यहीं पे ही x की वैल्यू पुट कर देता √3h, तो यहाँ पर भी सोल्व हो जाता, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा वाइड कर दिया। पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इधर उधर ले जाकर x को सिंगल छोड़ दिया। अब मैं x की जगह √3h वैल्यू रख देता हूं, इक्वल टू 80 √3 माइनस h अपॉन में √3 क्रॉस मल्टीप्लाई, √3h मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 80 √3 माइनस h, √3 इंटू √3 3h, ये माइनस वहां जाके प्लस h इज इक्वल टू 80 √3, ये हो गया 4h इज इक्वल टू 80 √3
h को यहीं छोड़ देंगे, 80√3 अपॉन में 4 कट कुटाकर 20√3, तो h की वैल्यू निकल के आ गई 20√3। h की वैल्यू निकल के आ गई 20√3। तो मेरे पास हाइट तो निकल के आ गई 20√3, इस पोल की भी 20√3 और इस पोल की भी 20√3 सॉरी। लेकिन अभी मुझे x निकालना है, जबकि मेरे पास x की कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इधर देखो, x इज इक्वल टू √3h है, h की मैं वैल्यू रख देता हूँ 20√3। 20 का 20 21 या 20√3 इंटू √3 तो हो जाएगा 60, विच मीन्स मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ गई 60, यानी कि CE मेरा निकल के आ गया 60। अब मुझे निकालना है BE जो कि है 80 माइनस एक्स, विच मीन्स 80 माइनस 60 विच मीन्स 20। तो मेरा ये पार्ट तो निकल के आ गया 60 और ये वाला पार्ट निकल के आ गया 20 मीटर और ये 60 मीटर। बात समझ में आ गई? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद करेंगे। अब मैं आपको जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या इंपॉर्टेंट है, मैं अगर आपको बोलूँ तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अगर मैं आपसे बात करूं फ्रॉम द टॉप, यानी कि ऊपर से बात हो रही है अब बिल्डिंग के हाइट से, तो सपोज इन केस ये बिल्डिंग है और ये हाई है, ठीक है, इसमें 7 मीटर, इसको थोड़ा सा नीचे बनाना था, एक मिनट में इसको दोबारा से इसको कट कर रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए, ये एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब केबल टावर जो होगी वो और ऊपर होगी, केबल टावर जो होगी वो और ऊपर होगी। सपोज इन केस वो केबल टावर यहाँ है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, इस तरीके से 60 डिग्री है। ये बिल्डिंग की हाइट होगी 7 मीटर और ये होगी केबल ऊपर से नीचे तक अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है तो 60 डिग्री बना रहा है। अब द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है ऑफ इट्स फुट, यानी कि यहाँ से इधर ये बना रहा है 45 डिग्री पर। तो मैं इसको ऐसे करके ये खींच लेता हूँ, ये हो गया हमारा H। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब जो ये टावर है, इस टावर की मुझे हाइट फाइंड करनी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो मेरा हो जाएगा H+7। अब नामकरण कर लो इसको, A B C और ये एक और बना लो यहाँ पर ऐसे करके D। ये भी 7 मीटर हो गया, जबकि इसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने बना दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन था ऊपर से नीचे, डिप्रेशन है, मतलब नीचे से ऊपर होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और ऊपर से नीचे होता है डिप्रेशन, ठीक है जी। चलो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। अगर मैं बात करूं AB की, तो AB बना H+7 मीटर से, AB बना H+7 मीटर से, और मेरे पास जो गिवन है एंगल ACE वो है 60 डिग्री, जबकि मेरे पास एक और एंगल गिवन है ECB 45 डिग्री। चलो अब मैं बात करूं CDB की, इन ट्रायंगल CDB वी हैव, या कई बच्चे CEB भी लिख सकते हैं या ECB भी लिख सकते हैं, CEB नहीं ECB लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रायंगल ECB भी लिख सकते हैं। चलो जी, अब हमारे पास इसका 7 मीटर हाइट है, इस वाले ट्रायंगल की या इस वाले ट्रायंगल की 7 मीटर हाइट है। और अगर मैं बात करूं हाइपोटेन्यूज की, जो ACE है
ए सी ई का सी बी से कोई रिलेशन है? नहीं है। किसका रिलेशन है जी? सी ई का है, सी ई का है। तो अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ई सी बी में, तो एक तो हमारे पास हाइट गिवन है यानी कि परपेंडिकुलर, और एक बेस का मतलब है, तो इसमें भी 10 ही बनेगा। तो 10 45 इज इक्वल टू ई बी अपॉन में सी ई। इस वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने करा है। 10 45 होता है 1, ई बी है हमारे पास 7 और सी ई का हमें नहीं पता, तो सी ई की जगह सी ई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सी ई निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर, तो ये भी निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, मीटर है ये, 7 मीटर। चलो जी, अब हम फाइंड करते हैं एक और ए ई, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ट्रायंगल लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए ई सी, ए सी ई, सॉरी ए सी ई, क्योंकि सी जो है वो 60 डिग्री का है। तो इसके अंदर भी बनेगा मेरा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ए ई अपॉन में सी ई। ए ई हमारे को h मानेंगे, सी ई हम फाइंड कर चुके हैं 7, और जो 10 60 होता है वो √3 के इक्वल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7√3 इज इक्वल टू एच। तो यानी कि जो मेरा h निकल के आ गया वो 7√3 निकल कर आ गया। चलो जी, अब हमें फाइंड करना है हमें हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड करना है। तो हमने हाइट ऑफ द टावर जो है वो फाइंड करने के लिए, अब इधर देखो, ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी, ठीक है जी। तो ए ई हमारा कितना निकल के आ गया? ए ई 7√3, और ई बी कितना निकल के आ गया? ई बी तो हमारे पास 7 पहले से था, तो 7 कॉमन √3 + 1 मीटर, तो ये निकल के आ गया ए बी यानी कि हाइट ऑफ टावर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में अब कराऊंगा नहीं, ये आपको खुद करना है, बस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें हमारी जो भी बात हो रही है वो डिप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। 2 एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, तो आप अपने आप खुद करेंगे ये क्वेश्चन। उसने बोला एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस। देखो एक ये लाइट हाउस है, 75 मीटर की ऊंचाई पर ये बना हुआ है। फ्रॉम द सी लेवल, अब ये एक सी लेवल है, ये एक सी लेवल है, ठीक है जी। सी लेवल से एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है 2 एंगल, और एक 30 और एक 45। तो 30 जो होगा वो थोड़ा दूर जाके होगा, और जो 45 होगा थोड़ा इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर यहाँ पर दे दिया 30 डिग्री, यहाँ दे दिया 45 डिग्री। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी कि अगर एक शिप जो है वो एग्जैक्टली दूसरे के पीछे है और सेम साइड पर है लाइट हाउस के, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप। अब देखो जी, नाम दे दो पहले A B C D। अब जैसे सपोज इन केस ये एक शिप है और ये इसके पीछे ये वाली शिप है, यानी कि इस वाले शिप के पीछे ये वाली शिप है, तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। बस हमें ये फाइंड करना है, और ये दे ही रखा है। तो पहले आप एक ये वाला ले लो, फिर ये वाला ले लेना, तो इस वाले से ये निकल के आ जाएगा। जब ये निकल के आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, तो ये मुश्किल नहीं है, ये आप करोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 नहीं सॉरी 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे अभी मैंने ये वाला समझाया क्वेश्चन नंबर 13, तो 15 भी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 जो है 16, सॉरी नॉट 60, जो 16 है इसका भी मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ और थोड़ा सा समझा दूंगा ताकि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है जी, एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। देखो जी, ये बेस है, एक 4 मीटर का है और एक बड़ा है 9 मीटर का।
ठीक है जी। द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो जी, ये हमने एक हाइट बनाई और ये बनाई हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब 90 माइनस थीटा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 90 से कम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 90 माइनस थीटा, और ये हमें नहीं पता तो इसको मैंने लिख दिया सिर्फ थीटा। ये हो गया h, क्योंकि हमें यही प्रूव करना है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा है, कोई 60 डिग्री 30 डिग्री नहीं दे रखा, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा है। तो सपोज इन केस अगर ये 60 हुआ तो ये 30 होगा, ये 30 हुआ तो 60 होगा, क्योंकि ये अगर ये 30 है थीटा तो ये 30 लगा देंगे तो 60 हो गया ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हुआ 90 से कम, तो मैंने एक को दे दिया 90 माइनस थीटा और एक को दे दिया थीटा। अब ऑब्वियस ही बात है, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो तो छोटा होगा इससे। अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, जबकि ये 45 होगा नहीं, ये हमेशा 30 ही रेंज में रहेगा। ठीक है जी, मतलब कि 45 की कम में रेंज में रहेगा, ताकि ये वाला ऑटोमेटिकली बड़ा बन सके। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, ये इस तरीके से खड़ा हुआ है, तो हम जब इस तरीके से देखेंगे तो एंगल ज़्यादा होगा इसके कंपैरेटिवली। बात समझ में आ गई? ये एक एस्टिमेटेड इमेजिनेशन होती है, तो दिमाग लगाया जाता है। चलो जी, क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। हमारे को ये निकालना है, एक ये 4 मीटर दे रखा है बेस और एक ये बड़ा दे रखा है, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है जी, तो हम पहले निकालते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, तो वही 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। अब 10 90 माइनस थीटा बच्चों याद करो क्या होता है, 8th चैप्टर में जाइए, 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा के इक्वल। देखो बस यही है इसमें फर्क, और कुछ भी नहीं है। ए बी हमें नहीं पता, उसको एच माना, बी सी है हमारे पास 4। कोट थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोट थीटा हमारे पास, कोट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 हो गया। तो मैं यहाँ पर कोट थीटा का कोट थीटा लिख देता हूँ, पीछे आ जाएगा 4, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई और एच। तो एच की वैल्यू निकल के आ गई 4 कोट थीटा। एच की वैल्यू निकल के आ गई 4 कोट थीटा, ये होगी फर्स्ट। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी की। ए बी डी की वी हैव, इसमें भी वही 10 थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी। तो अब जो ए बी है वो एच है ना, और tan थीटा का tan थीटा आएगा, और ए बी की जगह यानी कि एच की जगह मैं लिख देता हूँ 4 कोट थीटा अपॉन में बी डी हो गया, यानी कि 9। यहाँ तक बात समझ में आ गई थी? अब देखो, इसको अभी 4 कोट थीटा ना लिखो, इसको एच ही लिखो अभी। ये हो गया 9 10 थीटा इज इक्वल टू एच। ये अभी 4 कोट थीटा मत लिखो, अभी यही लिखना है, एच का एच और क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 9 10 थीटा हमारे पास आ गया। ये हो गया सेकंड। ठीक है, 4 कोट थीटा लिखेंगे तो अभी सोल्व नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो, इसको हमने सोल्व करना है, यानी कि एच निकालना है हमें कुल मिला के। तो अब ये एच निकलेगा कैसे? देखो बच्चों, ये है tan थीटा और ये है कोट थीटा। अब ये कटेगा कैसे? जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एच को एच के साथ मल्टीप्लाई और 4 कोट थीटा को मल्टीप्लाई 9 10 थीटा से। एच का बन जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कोट थीटा 9 10 थीटा की जगह 1 अपॉन में कोट थीटा, तो कोट थीटा से कोट थीटा कट गया, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36। एच यहीं पे रहने दो, वहाँ जाके स्क्वायर रूट, तो हमारा एच भी निकल के आ गया 6 मीटर। तो जो हाइट निकल के आई है टावर की वो 6 मीटर निकल कर आई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखा हुआ था, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न हो जाती। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन 16। और अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर 9 की, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 9 जो है वो पूरे तरीके से वाइंड अप हो चुका है। जो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए हैं वो आपको खुद से करने हैं, आपका होमवर्क है। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर सबसे पहले हम इसकी एक बार रिकॉल करेंगे, देन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।